डिस्कसिंग ज्योमेट्री। सो व्हाट इज अ पॉइंट? सबसे पहला होता है पॉइंट। पॉइंट इज अ डॉट, इट डिटर्मिन्स अ लोकेशन और उसका नाम हमेशा हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं। सेकंड होती है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट में देयर आर टू फिक्स्ड पॉइंट्स एंड इट कैन नॉट बी, इट हैज़ अ लिमिटेड लेंथ, उसको हम किसी भी डायरेक्शन में दोनों साइड से एक्सटेंड नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज लाइन। लाइन इज समथिंग विच कैन बी एक्सटेंडेड इन बोथ द डायरेक्शंस इनडेफिनेटली और उसका सिंबल होता है दिस विद एरोज ऑन बोथ द साइड्स। देन इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होती हैं? जब दो लाइंस एक दूसरे को मीट करती है एट वन पॉइंट, वो वाले लाइंस होती हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। देन पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं? जो कभी भी एक दूसरे को मीट नहीं करती, उनको आप जितना मर्जी एक्सटेंड कर दो वो कभी भी मीट नहीं होंगी, सो दे आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। Then what is a ray? So ray is a portion of line which has one starting point and then it goes endlessly in one direction. Then what is a curve? Curve is any drawing whether it is straight या it is non-straight. तो कोई भी ड्राइंग जब हम पेंसिल को बिना उठाए बनाते हैं उसको हम बोलते हैं कर्व। तो इसका मतलब इन मैथमेटिक्स एक लाइन भी एक कर्व होती है। और सिंपल कर्व कौन सा होता है? सिंपल कर्व इज अ कर्व विच डज नॉट क्रॉस इट सेल्फ। देन क्लोज कर्व कौन सा होता है? कर्व जो स्टार्टिंग पॉइंट पे ही जाके क्लोज होता है, वो मतलब it closes, it starts from one point and ends at the same point, that is called a closed curve. So when two lines are parallel we use this symbol of 11. So अगर हम ये symbol use कर रहे हैं तो line xy is parallel to pq, अगर हम ये use कर रहे हैं तो line segment xy is parallel to pq. फिर कर्व, तो कर्व क्या हो गया? लाइन भी, इसका मतलब एक लाइन भी एक कर्व है। अब कर्व में सिंपल कर्व कौन सा होता है? जो बिल्कुल भी एक मतलब कर्व बना बट कहीं पे भी कट नहीं हो रहा, सो इट डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ। एंड अ कर्व इज सेड टू बी क्लोज्ड इफ इट्स एंड्स आर जॉइंट, अदरवाइज इट इज सेड टू बी ओपन। मतलब जहाँ से शुरू किया था अगर वहीं पे आके हम बंद कर दें उसको, दैट इज क्लोज्ड कर्व, अदरवाइज इट इज ओपन कर्व। फिर आ गया पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है? एक सिंपल डिस्कसिंग ज्योमेट्री। सो व्हाट इज अ पॉइंट? सबसे पहला होता है पॉइंट। पॉइंट इज अ डॉट, इट डिटर्मिन्स अ लोकेशन और उसका नाम हमेशा हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं। सेकेंड होती है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट में देर आर टू फिक्स्ड पॉइंट्स एंड इट कैन नॉट बी, इट हैज़ अ लिमिटेड लेंथ, उसको हम किसी भी डायरेक्शन में दोनों साइड से एक्सटेंड नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज लाइन। लाइन इज समथिंग विच कैन बी एक्सटेंडेड इन बोथ द डायरेक्शंस इनडेफिनेटली और उसका सिंबल होता है दिस विद एरोज ऑन बोथ द साइड्स। देन इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होती हैं? जब दो लाइंस एक दूसरे को मीट करती है एट वन पॉइंट, वो वाले लाइंस होती हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। देन पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं? जो कभी भी एक दूसरे को मीट नहीं करती, उनको आप जितना मर्जी एक्सटेंड कर दो वो कभी भी मीट नहीं होंगी, सो दे आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। देन व्हाट इज अ रे? सो रे इज अ पोर्शन ऑफ लाइन विच हैज़ वन स्टार्टिंग पॉइंट एंड देन इट गोज एंडलेसली इन वन डायरेक्शन। Then what is a curve? Curve is any drawing whether it is straight या it is non-straight. तो कोई भी ड्राइंग जब हम पेंसिल को बिना उठाए बनाते हैं उसको हम बोलते हैं कर्व। तो इसका मतलब इन मैथमेटिक्स एक लाइन भी एक कर्व होती है। और सिंपल कर्व कौन सा होता है? सिंपल कर्व इज अ कर्व विच डज नॉट क्रॉस इट सेल्फ। देन क्लोज कर्व कौन सा होता है? कर्व जो स्टार्टिंग पॉइंट पे ही जाके क्लोज होता है और वो मतलब इट क्लोजेस, इट स्टार्ट्स फ्रॉम वन पॉइंट एंड एंड्स एट द सेम पॉइंट, दैट इज कॉल्ड अ क्लोज्ड कर्व। व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल वी यूज दिस सिंबल ऑफ 11। सो अगर हम ये सिंबल यूज कर रहे हैं तो लाइन एक्स वाई इज पैरेलल टू पी क्यू, अगर हम ये यूज कर रहे हैं तो लाइन सेगमेंट एक्स वाई इज पैरेलल टू पी क्यू। फिर कर्व, तो कर्व क्या हो गया? लाइन भी, इसका मतलब एक लाइन भी एक कर्व है। अब कर्व में सिंपल कर्व कौन सा होता है? जो बिल्कुल भी एक मतलब कर्व बना बट कहीं पे भी कट नहीं हो रहा, सो इट डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ। एंड अ कर्व इज सेड टू बी क्लोज्ड इफ इट्स एंड्स आर जॉइंट, अदरवाइज इट इज सेड टू बी ओपन। मतलब जहाँ से शुरू किया था अगर वहीं पे आके हम बंद कर दें उसको, दैट इज क्लोज्ड कर्व, अदरवाइज इट इज ओपन कर्व। फिर आ गया पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है? एक सिंपल क्लोज्ड कर्व। मतलब पॉलीगन क्या है? बंद होगा बट वो लाइन सेगमेंट से बना होगा, मतलब उसमें लाइन सेगमेंट से बना हुआ क्लोज्ड कर्व होगा। तो line segments are the sides of the polygon and two sides of the any two sides with common end points को बोला जाएगा adjacent sides। जैसे कि अगर मैं ये एक बनाती हूँ तो ये है मेरा पॉलीगन, क्योंकि ये क्लोज्ड है प्लस ये लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। अब जो दो साथ साथ वाली साइड्स होंगी, मतलब वो वाली टू साइड्स जिनका कोई वन कॉमन पॉइंट होगा, उसको बोला जाता है एडजेसेंट साइड्स। देन टू पॉइंट्स जो एक ही लाइन सेगमेंट के टू एंड पॉइंट्स होंगे वो होंगे एडजेसेंट वर्टिसेस। ठीक है। सो द मीटिंग पॉइंट ऑफ अ पेयर ऑफ साइड्स, तो जब एक पेयर ऑफ साइड्स मतलब दो साइड्स, पेयर का मतलब टू, तो पेयर ऑफ साइड्स, जब टू पेयर ऑफ साइड्स मिल जाए एक पॉइंट पे उसको बोलते हैं वर्टेक्स। एंड
एक ही लाइन सेगमेंट के दो वर्टेक्स को बोला जाएगा एडजेसेंट वर्टिसेस, और जो लाइन सेगमेंट दो ऑपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करेगी उनको बोला जाएगा नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस, या फिर और वो लाइन को बोला जाएगा डायगोनल, जो दो नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस को ज्वाइन करेगी। फिर आ गया एंगल। एंगल क्या होता है? एंगल इज मेड अप ऑफ टू रेज विद कॉमन इनिशियल पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट। हमने पढ़ा रे क्या होती है, जिसका एक इनिशियल पॉइंट होता है और दूसरी तरफ से इट कैन एक्सटेंड एंडलेसली, ठीक है। और रे का सिंबल ये होता है, कभी भी उल्टा नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है। अब रे एंगल क्या होता है? एंगल टू रेज से बनता है जिसमें एक कॉमन इनिशियल पॉइंट या कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट होता है। तो अगर ये मेरा O है, यहाँ पे मैं A लूँगी, यहाँ पे B, सो O A एंड O B आर द टू रेज विच मेक द एंगल AOB, ये वाला, या एंगल BOA। सो एंगल लीड्स टू थ्री डिविजन्स ऑफ अ रीजन। एक होता है ऑन द एंगल, अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लूँ x, सो दिस इज ऑन द एंगल। अगर मैं यहाँ पे एक ले लूँ पॉइंट P, दिस इज इंटीरियर ऑफ द एंगल। अगर मैं बाहर ले लूँ दैट इज एक्सटीरियर ऑफ द एंगल। फिर आ गया पॉलीगन में। अब कितने टाइप ऑफ पॉलीगन होंगे? तो पॉलीगन मतलब एक क्लोज्ड फिगर जो लाइन सेगमेंट से बनी है, तो वो क्लोज्ड फिगर सबसे छोटी, मतलब सबसे जो पहली पॉलीगन होगा वो 3 साइडें हमें चाहिए उसके लिए, तभी वो बनेगा। तो पहला सबसे छोटा पॉलीगन होता है 3 साइडेड विच इज़ ट्राइंगल। देन 4 साइडेड को बोलते हैं, चाहे वो ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, क्वाड्रिलेटरल। बट दो स्पेशल क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं विच इज़ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। स्क्वायर क्यों स्पेशल है? बिकॉज इसकी सारी साइड्स इक्वल है। रेक्टेंगल क्यों स्पेशल है? बिकॉज उसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं। अब जो भी 4 साइडेड पॉलीगन होगा उसमें 4 वर्टेक्स होंगे, 4 एंगल्स होंगे, 4 साइड्स होंगी। देन उसमें और जो साइड्स होती हैं उसके लिए हम हमेशा लाइन सेगमेंट का वाला सिंबल यूज़ करते हैं। और उसमें जैसे अगर मेरा ये है ABCD, तो एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D, 4 एंगल्स होंगे। एंगल A एंड एंगल B आर एडजेसेंट, B एंड C आर एडजेसेंट, C एंड D आर एडजेसेंट, D एंड A आर एडजेसेंट। ऐसे ही साइड्स में AD एंड AB आर एडजेसेंट, समझ गए। देन पॉइंट्स में अगर वर्टिसेस की बात करें तो पॉइंट A इज एडजेसेंट टू पॉइंट B, पॉइंट A इज़ नॉन एडजेसेंट टू पॉइंट C, क्योंकि ऑपोजिट है। और अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दूं तो जो लाइन सेगमेंट नॉन एडजेसेंट पॉइंट्स को ज्वाइन करती है उसको बोला जाता है डायगोनल। फिर आ गया हमारे पास सर्कमफ्रेंस। तो एक सर्कल का जो बाउंड्री होती है उसको बोला जाता है सर्कमफ्रेंस। सर्कल क्या होता है? इट इज़ अ कर्व जो एक पॉइंट से स्टार्ट होकर क्लोज्ड कर्व है, उसी पॉइंट पे आके ख़त्म हो जाता है। फिर सर्कल का एक सेंटर होता है, जो भी लाइन सेगमेंट सेंटर से सर्कल की बाउंड्री तक आती है OA, दिस इज कॉल्ड अ रेडियस। तो चाहे O, बट कंडीशन क्या है? सेंटर से वो बाउंड्री सर्कल की बाउंड्री तक आनी चाहिए, चाहे OA है चाहे OT है, ये भी रेडियस है, ठीक है। ये इनकी लेंथ हमेशा बराबर रहेगी। एंड सर्कल की बाउंड्री या डिस्टेंस अराउंड द सर्कल को बोला जाता है सर्कमफ्रेंस। जैसे हम नॉर्मल स्क्वायर और रेक्टेंगल में पेरीमीटर बोलते हैं बाउंड्री को, सर्कल में हम उसको सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। फिर नेक्स्ट पार्ट आता है सर्कमफ्रेंस। हमने कर ली बाउंड्री ऑफ अ सर्कल या डिस्टेंस अराउंड अ सर्कल। उसके बाद अगर मैं एक सर्कल बनाऊंगी तो एक सर्कल का दिस इज द सेंटर, इस सेंटर को छोड़ के कोई भी और 2 पॉइंट्स ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल अगर मैं ले लूँ और उनको ज्वाइन करूँ, देन दिस लाइन इज कॉल्ड अ कॉर्ड। मतलब कॉर्ड वो है जो सेंटर से नहीं निकल रही बट कोई भी 2 पॉइंट्स ऑन सर्कल है उसको ज्वाइन कर रही है, दैट इज कॉल्ड अ कॉर्ड। एंड दिस पोर्शन दैट इज द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड आर्क। सो दिस इज एन आर्क। एंड द पोर्शन ऑफ अ सर्कल दैट इज द इंटीरियर रीजन ऑफ द सर्कल, सर्कल के अंदर का पार्ट आर्क और कॉर्ड के बीच का, इस पार्ट को क्या बोलते हैं? सो रीजन इन द इंटीरियर enclosed by an arc is called segment. Then अगर मैं इस सेंटर से एक पॉइंट लूँ ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल एंड जॉइन इट, देन देर इज फ्रॉम द सेंटर अनदर पॉइंट ऑन द बाउंड्री एंड जॉइन इट, तो ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। तो 1 बोलते हैं रेडियस और उसका प्लूरल क्या होता है? रेडियाई। तो और ये बन गई मेरी, अगर मैं इस पॉइंट को दूँ AB नाम, A एंड B, तो दिस इज द आर्क। सो द इंटीरियर रीजन ऑफ अ सर्कल enclosed by a pair of radii, दिस इज कॉल्ड अ सेक्टर। तो हमको ये याद रखना है, सेक्टर क्या होता है? एरिया इंटीरियर ऑफ अ सर्कल enclosed बिटवीन पेयर ऑफ रेडियाई एंड आर्क। और सेगमेंट क्या होती है? सेगमेंट इज द एरिया इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल enclosed बिटवीन आर्क एंड कॉर्ड। अब कॉर्ड क्या होती है? डायामीटर इज अ लॉन्गेस्ट कॉर्ड, क्योंकि डायामीटर ऐसी लाइन है, लाइन सेगमेंट है जो सर्कल की बाउंड्री को टच करती है दोनों पॉइंट से, बट सेंटर से होकर निकलती है। तो ये भी एक कॉर्ड है बिकॉज ये सर्कल के दोनों एंड पॉइंट्स बाउंड्री पे टच कर रही है। सो दिस इज डन, कॉर्ड डायमीटर इज डन, एंड डायमीटर इज व्हाट? डायमीटर इज ट्वाइस द रेडियस। ऐसी लाइन सेगमेंट जो सेंटर से होकर निकलती है, और डायमीटर और रेडियस का आपस में रिलेशनशिप क्या है कि डायमीटर डबल होता है रेडियस के और डायमीटर एक सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, मतलब इट मेक्स 2 सेमी सर्कल्स। तो अगर लेंथ नापनी है तो एक तरीका तो है स्केल यूज़ करना है, दूसरा वे क्या है कि आप डिवाइडर यूज़ करो, जितनी लाइन सेगमेंट है उतनी डिवाइडर ओपन करो, फिर उस डिवाइडर को स्केल पे रख के आप उसकी लेंथ नाप लो, ठीक है। फिर आ गया हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक होता है एंगल्स। अब एंगल्स हम ब्रीफ में फटाफट से समझते हैं। तो पहला एंगल होता है एक्यूट एंगल विच इज़ लेस देन 90 डिग्री, इस टाइप का। सेकंड इज राइट एंगल विच इज़ इक्वल टू 90 डिग्री।
थर्ड इज ऑब्ट्यूस एंगल विच इज मोर देन 90 बट ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री. फिर आता है 180 डिग्री का एंगल विच इज स्ट्रेट एंगल. देन देर इज एंगल विच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन विच इज ग्रेटर देन 180 डिग्री but less than 360 degree. Reflex angle. So reflex angle is the angle which is greater than 180 degree and less than 360 degree. Then there is circle. Circle का क्या angle होता है? तो last angle is a complete angle or one revolution. This is 360 degree. So these are our types of angles. Then there are types of triangles. तो the triangle जिसकी सारी sides equal and सारे angles are equal. That triangle is called equilateral triangle. मतलब जिसकी सारी साइड्स एंड सारे एंगल्स आर इक्वल. तो सारे एंगल्स अगर इक्वल हैं अनभी तो एक एंगल कितने का होगा? क्या आपको ये पता है व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल? एक ट्राइंगल में कितने एंगल्स होते हैं? 3 एंगल्स. तो अगर मैं यहाँ पे ये है एंगल ए, ये है एंगल बी और ये है एंगल सी. तो अगर मैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी करूँ तो वो किसके बराबर होना चाहिए? 180 डिग्री के. तो सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 180 डिग्री. अब अगर मैं कहूँ कि मेरा ए बी और सी तीनों एंगल बराबर हैं तो इसका मतलब हर एक एंगल कितना कितने डिग्री का होएगा? 60 डिग्री. 60 डिग्री. सो ईच एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 60 डिग्री विच इक्विलेटरल ट्राइंगल. तो इक्विलेटरल ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल है जिसमें सारी साइड्स भी बराबर हैं और एंगल्स भी बराबर हैं और हर एक एंगल है 60 डिग्री. एंड सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल ऑलवेज कितना रहता है? चले 180 डिग्री. तो अगर मैं आपको कहूँ एक एंगल है 40 डिग्री का, एक एंगल अनवी एक एंगल 40 डिग्री का है, एक एंगल 60 डिग्री का है, तो थर्ड एंगल कितने का होएगा? 80 डिग्री. क्योंकि 40 + 60 इज 100. तो तीसरा एंगल क्या होगा? 180 - 100 दैट इज 80 डिग्री. देन ये बात होगी इक्विलेटरल ट्राइंगल की. फिर सेकंड टाइप ऑफ ट्राइंगल होता है वो वाला ट्राइंगल जिसमें 2 साइड्स इक्वल है. थर्ड अलग है. तो ऐसा ट्राइंगल जिसमें 2 साइड्स इक्वल है उसको बोला जाता है आइसोसेलेस ट्राइंगल. फिर एक ट्राइंगल जिसमें सारी साइड्स डिफरेंट है दैट इज कॉल्ड अ स्केलीन ट्राइंगल इन विच ऑल द साइड्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ. फिर आएगा हमारे पास नेक्स्ट इज राइट ट्राइंगल. तो राइट ट्राइंगल में क्या कहेंगे? इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री. तो एक एंगल ऐसा होगा जो 90 डिग्री का होगा, उसको बोलते हैं राइट ट्राइंगल या राइट एंगल्ड ट्राइंगल. देखिए याद करते हैं हम पॉलीगन्स हमने करे थे. तो सबसे छोटा पॉलीगन मतलब एक क्लोज कर्व जो लाइन सेगमेंट से बना है, सबसे छोटा इस ट्राइंगल. फिर आ गया क्वाड्रिलेटरल जिसमें 4 साइड्स होती हैं. तो क्वाड्रिलेटरल के अंदर आ जाएगा स्क्वायर एंड स्क्वायर, रेक्टेंगल, डायमंड, ये सब क्वाड्रिलेटरल्स हैं. फिर 5 साइड्स वाला कौन सा होता है? पेंटागन. 6 साइड्स वाला हेक्सागन. 7 साइड्स वाला होता है सेप्टागन. 8 साइड्स ऑक्टागन. 9 साइड्स डेकागन एंड 10 साइड्स वाला 9 साइड्स इज नैनोगन एंड 10 साइड्स वाला डेकागन. फिर सॉलिड शेप्स हमको पता है कौन कौन सी होती है, बेसिक हमें पता होना चाहिए. सॉलिड शेप्स क्यूब, सिलेंडर, क्यूब, स्फीयर, सिलेंडर एंड क्यूबॉइड. तो नंबर 1 इज वेट. गाइस ये देखिए सिलेंडर, क्यूब, ये क्यूब है. वाह वाह वाह. कोन, स्फीयर, हाँ जी. सिलेंडर, ये होता है प्रिज्म. अब आप ध्यान से सुन लो, आपका भी रिवाइज हो जाएगा. तो सबसे पहली सॉलिड शेप होती है क्यूब. अब क्यूब में हमने क्या याद करना है? फेसेस, वर्टिसेस एंड एजेस. क्यूब के कितने फेसेस होते हैं? 6. वर्टिसेस कितने होते हैं? 8. एंड एजेस कितने होते हैं? 12. सेम क्यूबॉइड में भी 6, 8, 12. FVE फेसेस, वर्टिसेस, एजेस. क्यूबॉइड में भी 6 फेसेस, 8 वर्टिसेस, 12 एजेस. और ये सारे के सारे क्या होते हैं? फ्लैट फेसेस. तो क्यूब और क्यूबॉइड फ्लैट फेसेस वाले सॉलिड शेप्स हैं. और सॉलिड शेप्स का मतलब 3D शेप्स. 3D का मतलब 3 डायमेंशंस, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट. तो 3 डायमेंशंस होती हैं, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, इसीलिए इसका नाम पड़ा है सॉलिड शेप. देन क्यूब और क्यूबॉइड हो गया. नेक्स्ट इज हमारे पास कोन. अब कोन में कितने फेसेस हैं? 2 फेसेस. 2 फेसेस में 1 इज कर्व्ड एंड 1 इज फ्लैट. देन देयर इज 1 वर्टेक्स एंड देयर इज 1 एज. ये वाला, ये एज है और ये वर्टेक्स है. फिर आ गया नेक्स्ट इज सिलेंडर. सिलेंडर में कितने फेसेस होते हैं टोटल? 3 फेसेस. इसमें से 1 इज कर्व्ड एंड 2 आर फ्लैट. तो ये वाला जो फेस है ये और ये नीचे वाला ये फ्लैट माना जाता है और ये वाला जो गोल घूमता है ऐसे ये होता है कर्व्ड. देन वर्टिसेस कितने हैं? 0. एजेस कितने हैं? 2. एजेस मतलब ये वाला, ये जो गोल घूम रहा है और ये जो गोल घूम रहा है, ये एजेस है. फिर हमारे पास नेक्स्ट आ गया सफियर. तो सफियर में कितने फेसेस है? 1 फेस. और वो 1 फेस कौन सा है? कर्व्ड फेस. देयर इज नो वर्टेक्स, देयर इज नो एज. देन नेक्स्ट शेप लास्ट इज प्रिज्म. प्रिज्म में क्या होता है? हमने इतनी सी बात याद करनी है कि उसके 5 फ्लैट फेसेस रहते हैं. सो देयर आर 5 फ्लैट फेसेस इन अ प्रिज्म.
नेक्स्ट इज टॉपिक इज इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स वो वाले नंबर्स होते हैं जिसमें नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, जीरो भी होता है और पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं। तो नंबर लाइन में मिडिल में बनता है जीरो, राइट हैंड साइड पे बनते हैं पॉजिटिव नंबर्स एंड लेफ्ट हैंड साइड पे बनते हैं नेगेटिव नंबर्स। अब जैसे जैसे एक नंबर माइनस होता जाएगा, जितना नेगेटिव होगा, जितना नंबर लाइन पे लेफ्ट हैंड साइड को जाएगा, उतना नंबर छोटा होता जाएगा। ये हमने बात याद रखनी है। देन इंटीजर्स के चैप्टर में हमने समझा था कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स क्यों एग्जिस्टेंस में आए, क्योंकि हमने प्रॉफिट और लॉस शो करना है, इंक्रीज या डिक्रीज शो करना है, बिलो द सी लेवल या अबव द सी लेवल शो करना है। तो ऐसी चीज़ों के लिए हमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स की जरूरत पड़ी। अगर हमने नंबर लाइन पे ऐड करना है तो वील गो टुवर्ड्स द राइट, अगर सब्ट्रैक्ट करना है देन वील गो टुवर्ड्स द लेफ्ट। एंड अगर मैं बात करूँ -1, तो -1 सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर है। फिर उसके बाद हम करेंगे जीरो इज नीदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव। एंड अगर आपको पूछा जाता है कि विदड्रॉल फ्रॉम अ बैंक का ऑपोजिट क्या होगा? डिपॉजिट इन अ बैंक। आन भी याद रहेगा, पैसे विदड्रॉ किए बैंक से, उसका ऑपोजिट क्या होगा? पैसे डिपॉजिट किए। सो डिपॉजिट इन अ बैंक, विदड्रॉल फ्रॉम अ बैंक। फिर आ गया हमारे पास इंटीजर्स के बाद नेक्स्ट टॉपिक आएगा एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स का क्या मतलब होता है कि एक नंबर अगर पॉजिटिव नंबर है 3 तो उसका एडिटिव इनवर्स होगा -3, नेगेटिव नंबर है -2 तो उसका एडिटिव इनवर्स होगा 2। तो अगर हम एक नंबर को उसके एडिटिव इनवर्स से प्लस करें तो आंसर विल ऑलवेज बी 0। जैसे 6 प्लस -6, तो ये प्लस इंटू माइनस इज माइनस, तो 6 - 6 इज इक्वल टू 0। सो सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स एडिटिव इनवर्स इज ऑलवेज 0। देन नेक्स्ट इज फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस में हमने क्या करना है? फ्रैक्शन क्या होता है? इट इज अ पार्ट ऑफ अ होल। एक फ्रैक्शन के 3 पार्ट्स होते हैं, न्यूमरेटर, देन देयर इज लाइन ऑफ डिवीजन या डिवीजन बार, देन देयर इज डिनोमिनेटर। सो अपर पार्ट इज न्यूमरेटर, बॉटम पार्ट इज डिनोमिनेटर। फिर आ गया टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। टाइप्स क्या होंगी? सबसे पहली प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है? जिसका डिनोमिनेटर इज मोर देन न्यूमरेटर। दिस इज प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर ज्यादा हो न्यूमरेटर से, जैसे 4/7। तो ऑब्वियसली डिनोमिनेटर में क्या शो करता है कि एक होल को कितने पीसेस में डिवाइड किया गया है। अब 7 में से 4 पीस खाए तो ये तो बात सही है, तो दिस इज प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जिसमें डिनोमिनेटर कम है बट न्यूमरेटर ज्यादा है, जैसे 7/4। तो अगर एक पिज्जा लिया, उसके 4 पीस किए, क्या उसमें से मैं 7 खा सकती हूँ? कभी भी नहीं पॉसिबल हो सकता। इसलिए ऐसी फ्रैक्शंस जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है, उनको बोला जाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। देन देयर आर लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस होती हैं दोज फ्रैक्शंस इन विच डिनोमिनेटर इज सेम, अनलाइक इज दोज फ्रैक्शंस इन विच डिनोमिनेटर इज नॉट सेम। देन देयर इज यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन क्या होती है? दोज फ्रैक्शंस इन विच न्यूमरेटर इज ऑलवेज इज इक्वल टू 1। फिर आ जाता है सिंपलेस्ट फ्रैक्शन या लोएस्ट फ्रैक्शन। सिंपलेस्ट या लोएस्ट फ्रैक्शन का मतलब होता है व्हेन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में देयर इज नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1, मतलब कॉमन फैक्टर सिर्फ एक ही रह गया 1, तब उस टाइम पे बोला जाता है दैट दिस फ्रैक्शन इज इन इट्स लोएस्ट टर्म्स, इट इज इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म भी, इससे ज़्यादा इसका फैक्टर और कोई नहीं निकाला जा सकता। जैसे 7 और 9, तो इसके फैक्टर क्या है? 1 and 7, इसके फैक्टर क्या है? 1, 3 and 9। तो कॉमन फैक्टर क्या है? 1, मतलब ये और इससे छोटा नहीं हो सकता। फिर हमारे पास और एक फ्रैक्शन आती है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे बनती है? बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग अ गिवन फ्रैक्शन विद द सेम नंबर, दैट इज हाउ वी फॉर्म इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। फिर आती है इंपॉर्टेंट मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन इज अ फ्रैक्शन विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर प्लस द फ्रैक्शनल पार्ट। तो जब होल नंबर भी होगा, फ्रैक्शनल पार्ट भी होगा, मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर भी होगा, उसको बोला जाएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन को अगर इम्प्रॉपर में चेंज करना है तो हमें क्या करना पड़ता है? हमें डिनोमिनेटर इंटू होल नंबर, देन प्लस उसमें करना पड़ेगा हमें न्यूमरेटर, तब जाके, जैसे अगर मेरे पास यहाँ पे आता है 4 3/7, तो व्हाट आई विल डू इज 7 × 4 + 3/7। तो 7 4s are 28 + 3/7 31/7। तो बॉड मास के हिसाब से हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम कोई और ऑपरेशन करेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट फ्रैक्शंस। आई ट्राइड टू कवर द मैक्सिमम पार्ट जितना भी हम कर सकते हैं। टाइप्स एंड ऑल सब डिस्कस हो गया ओरल सिलेबस के लिए। फिर हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट चैप्टर इज मेंसुरेशन, सॉरी डेसिमल्स। तो डेसिमल्स में हमें क्या करना है? डेसिमल कहाँ से बने? डेसिमल्स बने फ्रैक्शन से, बट कौन सी फ्रैक्शन से? डेसिमल फ्रैक्शन से। डेसिमल फ्रैक्शन कौन सी फ्रैक्शन होती है? वो वाली फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर क्या होगा? या तो 10 या 100 या 1000 या मल्टीपल्स ऑफ 10s। तो डेसिमल फ्रैक्शंस डिनोमिनेटर क्या होगा? या तो 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 1 लाख, ऐसे, मतलब जीरो वाले नंबर्स वाली फ्रैक्शंस होंगी, तो वो डेसिमल फ्रैक्शन कहलाएंगी। अब कैसे ऑपरेट होती है ये? अगर 78/10 है तो हम डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड में कितने जीरो हैं? 1 0। तो हम पीछे से राइट हैंड साइड से चलेंगे, एक प्लेस छोड़ देंगे और फिर डेसिमल लगा देंगे, तो आंसर आएगा 7.8। ऐसे ही अगर क्वेश्चन है 836/100, तो कितने जीरो है? 2, पीछे से राइट हैंड साइड से 2 डिजिट्स छोड़ेंगे, 1 2, एंड देन वी विल पुट अ डेसिमल, सो आंसर इज 8.36। अब इसमें 8 क्या है हमारा क्वेश्चन, अगर आप एक्चुअली में डिवाइड करोगे, एंड 36 विल बी आर रिमाइंडर, एंड डेसिमल्स में नंबर आएगा 8.36।
ठीक है। तो जितनी प्लेसेस से डिवाइड हो रहा है, जितनी प्लेसेस में 0 है, उतनी प्लेसेस हम राइट टू लेफ्ट जाते हैं। फिर आ गया हमारे पास डेसिमल्स में नंबर प्लेस वैल्यू चार्ट कैसे बनाते हैं हम। तो 1s, 10s, 100s तो हमें पता ही है, डेसिमल के लेफ्ट हैंड वाला पार्ट होता है नॉर्मल 1s, 10s, 100, बट डेसिमल के राइट हैंड साइड वाला पार्ट क्या होता है, 10ths, 100ths, 1000ths। तो 10ths क्या होगा 1/10, 100ths क्या होगा 1/100, 1000ths क्या होगा 1/1000। तो अगर मुझे एक फ्रैक्शन का एक चीज़ और, अगर मैं फ्रैक्शन लिखती हूँ 1/2, इन वर्ड्स आई राइट इट एज 1/2। ये नॉर्मल चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, बेसिक मैथ्स है। अगर 1/3 है तो मैं लिखती हूँ 1/3। अगर 1/4 है तो आई विल राइट इट एज 1/4 और 1/4। अगर 3/4 है आई विल राइट इट एज 3/4 और 3/4। तो इसीलिए जब भी फ्रैक्शन में व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय अनदर नंबर, तो हम उसमें रोमन न्यूमरल्स को लेके उसका नाम इन वर्ड्स लिखते हैं। नेक्स्ट इज डेटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग में हमें क्या करना है, डेटा को रिप्रेजेंट करना है। कितने तरीके होते हैं, वन इज टेलीमार्क्स। टेलीमार्क्स कैसे बनते हैं, बाय पुटिंग द वर्टिकल लाइंस। वर्टिकल लाइंस कितनी, पहले 4 वर्टिकल लाइन स्ट्रेट होती हैं, देन फ्रॉम लेफ्ट अबव टू राइट बिलो डायगोनल लाइन एक लगाते हैं। तो अगर हमारे पास ये एक सेट है, मुझे नहीं पता, तो दिस सेट रिप्रेजेंट्स 5। तो 4 लाइन्स के बाद 5th लाइन हम ऐसे स्लांटिंग लाइन लगाते हैं। तो ये कितने का सेट होगा, 5, 10, 15, 16, 17। सो दिस इज 17। फिर आ गया व्हाट आर पिक्टोग्राफ्स। सो व्हेन वी रिप्रेजेंट द डेटा इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स, दैट इज कॉल्ड अ पिक्टोग्राफ। देन व्हाट आर बार ग्राफ्स। सो व्हेन वी रिप्रेजेंट द डेटा इन द फॉर्म ऑफ बार ग्राफ, एंड बार ग्राफ्स कैसे हो सकता है, वर्टिकल बार ग्राफ भी हो सकता है और हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ भी होता है। बस एक चीज़ ध्यान रखनी है, पिक्टोग्राफ्स में और बार ग्राफ्स में हमें स्केल मेंशन करनी होती है कि हम क्या स्केल ले रहे हैं। सो बार ग्राफ कैन बी हॉरिजॉन्टल एंड इट कैन बी वर्टिकल। देन बार्स बनाते हुए हमें क्या ध्यान रखना है कि उनके बीच की स्पेसिंग जो है वो इक्वल होनी चाहिए, मतलब बार्स की जो भी स्पेसिंग है बीच में वो इक्वल स्पेसिंग रहनी चाहिए। देन नेक्स्ट टॉपिक इज मेंसुरेशन। देन व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ मेंसुरेशन, इट मीन्स मेजरमेंट। अब हमने बेसिक्स पहले भी डिस्कस करे हुए हैं, मेंसुरेशन की बेसिक जो इंट्रोडक्टरी वीडियो डाली थी ओवरव्यू वाली, उसमें हमने डिस्कस किया था कि एक मैथ्स इज लाइक अ ट्री, उसकी बहुत अलग अलग ब्रांचेस होती हैं। तो जब हम ओनली एंड ओनली नंबर से डील करते हैं उसको बोलते हैं अरिथमेटिक। जब हम डील करते हैं नंबर्स प्लस लेटर्स उसको बोलते हैं एल्जेब्रा। जब हम डील करते हैं शेप्स उसको बोलते हैं जियोमेट्री। जब हम शेप्स को नापते हैं, शेप्स की बाउंड्री या शेप्स का एरिया, देन इट इज़ कॉल्ड मेंसुरेशन। सो मेंसुरेशन मीन्स मेजरमेंट ऑफ बाउंड्री और एरिया ऑक्यूपाइड बाय द शेप्स। अब हमारे पास दो चीज़ें पढ़ते हैं मेंसुरेशन में, एक होता है पेरीमीटर और एक होता है एरिया। पेरीमीटर क्या होता है, बाउंड्री अराउंड एन ऑब्जेक्ट या लेंथ ऑफ सम ऑफ लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एरिया के लिए हम हमेशा क्या वर्ड यूज़ करते हैं, इट इज़ अ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट, कि एक ऑब्जेक्ट ने कितनी जगह ली है उसको बोला जाता है एरिया। अब पेरीमीटर की यूनिट हमेशा क्या होती है, अगर लेंथ और ब्रेड्थ दी हुई है या साइड दी हुई है तो पेरीमीटर की यूनिट हमेशा सेम ही रहती है सिंगल यूनिट में। बट एरिया की यूनिट, क्योंकि एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ है, साइड इंटू साइड है, मल्टीप्लाई होता है, तो यूनिट भी मल्टीप्लाई होगा, तो यूनिट हमेशा स्क्वायर यूनिट रहता है एरिया में। इट इज़ ऑलवेज स्क्वायर यूनिट। देन लेट्स डिस्कस द फॉर्मूलाज वंस। तो अगर हमको पूछेंगे व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, तो हम क्या कहेंगे 4 इंटू साइड। व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, इट इज़ 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, आप कंप्लीट लिखेंगे वहाँ पे, और यहाँ पे भी साइड का ऐसे नहीं, 4 इंटू साइड। देन व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर पेंटागन। तो रेगुलर पेंटागन का क्या वैल्यू बताऊँ, पेंटागन की 5 साइड्स, तो 5 इंटू साइड, बिकॉज सब साइड्स बराबर है, रेगुलर का मतलब सब साइड्स बराबर। ऐसे ही अगर आ जाता है हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन, तो हेक्सागन इज अ शेप विच हैज़ 6 साइड्स। तो अगर हेक्सागन की बाउंड्री को देखें तो, और रेगुलर है तो मतलब सारी बाउंड्री बराबर है, तो 6 इंटू साइड। द नेक्स्ट चैप्टर इज एल्जेब्रा। ये हमने डिस्कस कर लिया शुरू का पार्ट। एल्जेब्रा में क्या होगा, नंबर्स के साथ लेटर्स यूज होते हैं। अब अगर मेरे पास मैं लिखती हूँ 4x, तो 4 इज अ नंबर एंड x इज कॉल्ड अ वेरिएबल। सो नंबर अगर 4 लिखा है तो वो 4 ही रहेगा ना, 4 के बजाय हम ये नहीं कह सकते कि वो 6 बन गया या 8 बन गया। तो 4 इज कॉल्ड अ कॉन्स्टेंट वैल्यू, कि ये तो वो वैल्यू है जो कभी भी हिलेगी नहीं, सेम की सेम ही रहेगी। देन x, अगर मैं ओनली x लिखूँ तो x इज़ अ वेरिएबल, बिकॉज x की वैल्यू अगर मैं 1, 2, 3, 4 में से कुछ भी डालूंगी तो आंसर भी चेंज हो जाएगा। सो एल्जेब्रा देयर इज वन इज द यूज ऑफ नंबर्स अलॉन्ग विद लेटर्स। नंबर्स आर कॉल्ड कॉन्स्टेंट वैल्यूज बिकॉज वो चेंज नहीं हो सकते, बट वेरिएबल्स आर कॉल्ड, the letters used with the numbers are called variables and they have different values, and if we put different values our answer will be different. फिर आ गया हमारे पास रेशो एंड प्रोपोर्शन। रेशो का क्या मतलब होता है, कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ हाउ मेनी टाइम्स। तो अगर मैं कहूँ कि एक बच्चा है 10 years old एंड उसके फादर है 40 years old, देन एज इज द सेम क्वांटिटी, जिनका दोनों तरफ पे कंपैरिजन हो रहा है, तो इसमें क्या कहेंगे हम, बीच में रेशो का सिंबल यूज कर देंगे विच इज 2 dots। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, 1:4, डिवाइड बाय 10 कर दिया। तो हम कहेंगे कि जो ये है किड इफ 10 years old देन फादर इज 40 years old, तो हम कहेंगे दैट किड इज 1/4 ऑफ हिज फादर एज, या फिर फादर इज 4 times मोर देन द किड्स एज। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज इक्विवेलेंट रेशोज। तो इक्विवेलेंट रेशो जैसे कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होती है, कि इक्विवेलेंट रेशो इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द रेशो
by multiplying or dividing numerator and denominator by the same number. So equivalent ratio is a ratio which is obtained by multiplying or dividing the ratios या फ्रैक्शंस विद द सेम नंबर. अगर एक नंबर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो न्यूमिनेटर में भी वही करना है. दीज आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. देन व्हाट इज अ प्रोपोर्शन? द टू रेशोज को हम क्या कहते हैं? द टू रेशोज आर सेड टू बी प्रोपोर्शन इफ दे आर इक्वल. एंड प्रोपोर्शन का सिंबल क्या होता है? 4 डॉट्स. तो जब भी हम प्रोपोर्शन में लिखते हैं रेशोज को, देयर आर 4 टर्म्स इन्वॉल्व. मतलब 4 प्रोपोर्शन का मतलब होता है एक रेशो ऐसे लिखेंगे, फिर प्रोपोर्शन का सिंबल डालेंगे, दैट इज 4 डॉट्स, फिर हम दूसरी रेशो को ऐसे लिखेंगे. सो दीज टू आर कॉल्ड मिडिल टर्म्स एंड दीज टू आर कॉल्ड एक्सटर्नल एक्सट्रीम टर्म्स. तो यहाँ वाली जो बाहर बाहर वाली है एक्सट्रीम टर्म्स, बीच वाली मिडिल टर्म्स. सो दिस इज कॉल्ड प्रोपोर्शन व्हेन द टू रेशोज आर इन प्रोपोर्शन व्हेन दे आर इक्वल. तो जब दोनों प्रोपोर्शंस इक्वल हैं तो हम कहते हैं द रेशोज आर प्रोपोर्शनेट टू ईच अदर. फिर आगे यूनिटरी मेथड. यूनिटरी मेथड का क्या मतलब होता है? टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 यूनिट एंड देन अदर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ यूनिट्स. तो एक की वैल्यू निकाल लो, उसके बाद जब 1 यूनिट वैल्यू है हमारे पास तो उसके बाद उसी में कितनों की वैल्यूज हम निकाल सकते हैं. दिस इज कॉल्ड यूनिटरी मेथड. फिर आगे सिमेट्री हमने थोड़ा सा छोटी क्लासेस में भी करा हुआ है कि व्हेन वी फोल्ड द पेपर इन सच अ वे कि जो शेप हमने बनाई है उसके पॉइंट्स जो है ओवरलैप करते हों, दैट इज कॉल्ड सिमेट्री. एंड देयर इज वन लाइन ऑफ सिमेट्री विच इज इन द सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट. सो द लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगा? इट डिवाइड्स अ होल इंटू 2 पार्ट्स. Then in construction of angles, that is practical geometry, हमने करा है, the video is also uploaded regarding that, 30 degree, 15 degree, 60 degree, 45 degree, 90 degree. Then there is perpendicular bisector या bisector of an angle. तो bisector का मतलब क्या होता है? Which divides anything that divides into something into 2 parts. तो अगर हम कहेंगे angle bisector तो that means it divides the angle into 2 parts. तो अगर कोई angle 60 degree का है तो उसका bisector क्या होगा? 30 degree. देन देर इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने कैसे बनानी सीखी है? बाय यूजिंग अ सेपरेट वीडियो इज अपलोडेड ऑन द कंस्ट्रक्शन. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? इट डिवाइड्स अ लाइन इनटू 2 पार्ट्स विदाउट यूजिंग अ स्केल. दैट इज ओनली विद द हेल्प ऑफ कंपास. हम एक लाइन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं एंड दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. सो दिस वॉज, I've tried to cover the maximum oral content